नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का WOP के इस चैनल डॉक्टर वीरी शर्मा में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर वीरी शर्मा आज आपके सामने लेकर आई हूँ 12th क्लास प्राक शास्त्री तृतीय वर्ष का अध्याय 2 समकालीन विश्व राजनीति पुस्तक में से अध्याय 2 दो ध्रुवीयता का अंत। प्रिय विद्यार्थियों, दो ध्रुवीयता यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ दो ध्रुव थे, उसमें से एक ध्रुव सोवियत संघ का अंत हुआ। यह अंत किस प्रकार से हुआ, इसे हम आज समझने का प्रयास करेंगे। शीत युद्ध के सबसे सरगर्म दौर में बर्लिन दीवार खड़ी की गई थी और यह दीवार शीत युद्ध का सबसे बड़ा प्रतीक थी। 1989 में पूर्वी जर्मनी की आम जनता ने इस दीवार को गिरा दिया। इस नाटकीय घटना के बाद और भी नाटकीय तथा ऐतिहासिक घटनाक्रम सामने आए। प्रिय विद्यार्थियों, आप इस पुस्तक में इस चित्र के अंतर्गत आप देख सकते हैं, इस PDF में आप देख सकते हैं किस प्रकार से बर्लिन की दीवार को घेर लिया गया है और किस प्रकार से इसमें होल करके इसको तोड़ने का प्रयास किया गया और पूरी तरह इसको खत्म कर दिया, नष्ट कर दिया। इसकी परिणति दूसरी दुनिया के पतन और शीत युद्ध की समाप्ति में हुई। दूसरे विश्व युद्ध के बाद विभाजित हो चुके जर्मनी का अब एकीकरण हो गया। सोवियत संघ के खेमे में शामिल पूर्वी यूरोप के 8 देशों ने एक एक करके जनता के प्रदर्शनों को देखकर अपने साम्यवादी शासन को बदल डाला। शीत युद्ध के अंत के समय सोवियत संघ को यह सब चुपचाप देखते रहना पड़ा। ऐसा किसी सैन्य मजबूरी से नहीं, बल्कि आम जनता की सामूहिक कार्रवाई के दबाव के कारण हुआ। अंत में स्वयं सोवियत संघ का विघटन हो गया और इस अध्याय में हम दूसरी दुनिया के विघटन के आशय, कारण, परिणाम की हम चर्चा करेंगे और यह भी चर्चा करेंगे कि सोवियत शासन के पतन के बाद दुनिया के इस हिस्से में क्या हुआ और अब इन देशों से भारत के रिश्ते किस प्रकार के हैं। ये सभी चीजें हम समझने का प्रयास करेंगे। तो विद्यार्थियों, इस चित्र में आपने देखा कि बर्लिन की दीवार पूंजीवादी दुनिया और साम्यवादी दुनिया के बीच में जिस प्रकार से विभाजक बनी हुई थी। 1961 में बनी यह दीवार पश्चिम बर्लिन को पूर्वी बर्लिन से अलग करती थी और 150 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी यह दीवार 28 वर्षों तक खड़ी रही और आखिरकार जनता ने इसे 9 नवंबर 1989 को तोड़ दिया और यह दोनों जर्मनी के एकीकरण और साम्यवादी खेमे की समाप्ति की शुरुआत थी। यहाँ जो चित्र दिया गया है, इसमें ये कथाक्रम दिखाया गया है। लोग दीवार से में छोटा छेद कर रहे हैं। मुक्त आवागमन को संभव बनाने के लिए दीवार के एक हिस्से को गिरा दिया गया है और 1989 से पहले ये दीवार बर्लिन की दीवार बनी थी। सोवियत प्रणाली क्या थी? अब हम चर्चा करते हैं प्रिय विद्यार्थियों कि सोवियत प्रणाली से क्या अभिप्राय है। सोवियत प्रणाली, जिसे साम्यवादी प्रणाली भी कहा जाता है, और इस साम्यवादी प्रणाली ने समाजवादी शासन व्यवस्था को अपना रखा था और समाजवादी शासन व्यवस्था समता मूलक समाज की आवश्यकता को प्रेरित करती है। यह समता मूलक समाज ऐसा समाज होता है जिसमें राज्य के द्वारा, सरकार के द्वारा, सत्ता के द्वारा आम जनता को सभी चीजें जो उसकी आवश्यकता के लिए जरूरी हैं, वे सभी चीजें राज्य के द्वारा, सत्ता के द्वारा उसे प्राप्त करवाई जाती हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, इसमें यह समतावादी या समाजवादी जो सोवियत गणराज्य था, यह पूंजीवाद, निजीकरण के बिल्कुल विरुद्ध था, विपरीत था और समाजवादी व्यवस्था के अंतर्गत जो व्यवस्था अपनाई जाती है वो सभी को समान रूप से विकास करने के लिए, समान रूप से सभी अधिकार देने के लिए प्रयासरत रहती है। यहाँ हम देखते हैं कि समाजवादी सोवियत गणराज्य USSR रूस में हुई 1917 की समाजवादी क्रांति के बाद अस्तित्व में आया। यह क्रांति पूंजीवादी व्यवस्था के विरोध में हुई थी और समाजवाद के आदर्श और समता मूलक समाज की जरूरत से प्रेरित थी। यह मानव इतिहास में निजी संपत्ति की संस्था को समाप्त करने और समाज को समानता के सिद्धांत पर सचेत रूप से रचने की सबसे बड़ी कोशिश थी। ऐसा करने में सोवियत प्रणाली के निर्माताओं ने राज्य और पार्टी की संस्था को प्राथमिक महत्ता दी।
सोवियत राजनीतिक प्रणाली की धुरी कम्युनिस्ट पार्टी थी। धुरी मतलब केंद्रस्थ जो सत्ता थी वह कम्युनिस्ट पार्टी यानी कि साम्यवादी पार्टी थी। इसमें किसी अन्य राजनीतिक दल या विपक्ष के लिए कोई जगह नहीं थी। मात्र एक ही साम्यवादी दल यानी कम्युनिस्ट पार्टी ही सभी की कर्ता धर्ता थी। अर्थव्यवस्था योजनाबद्ध और राज्य के नियंत्रण में थी। दूसरे विश्व युद्ध के बाद पूर्वी यूरोप के देश सोवियत संघ के अंकुश में आ गए थे। सोवियत सेना ने इन्हें फांसीवादी ताकतों के चुंगल से मुक्त कराया था। इन सभी देशों की राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था को सोवियत संघ की समाजवादी प्रणाली की तर्ज पर ढाला गया था और इन्हें ही समाजवादी खेमे के देश या दूसरी दुनिया कहा जाता है। और पहली दुनिया में कौन आता है? पहली दुनिया में संयुक्त राज्य अमेरिका और पश्चिमी जर्मनी के सभी देश इसमें जो शामिल थे वे सभी प्रथम दुनिया में आते हैं। इस खेमे का नेता समाजवादी सोवियत गणराज्य यानी कि यूएसएसआर ही था। दूसरे विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ महाशक्ति के रूप में उभरा। अमेरिका को छोड़ दें तो सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था शेष विश्व की तुलना में कहीं ज्यादा विकसित थी। सोवियत संघ की संचार प्रणाली बहुत उन्नत थी। उसके पास विशाल ऊर्जा संसाधन थे जिसमें खनिज तेल, लोहा, इस्पात तथा मशीनरी उत्पाद शामिल है। सोवियत संघ के दूर दराज के इलाकों में भी आवागमन की सुव्यवस्थित और विशाल प्रणाली के कारण वे आपस में जुड़े हुए थे। सोवियत संघ का घरेलू उपभोक्ता उद्योग भी बहुत उन्नत था और पिन से लेकर कार तक सभी चीजों का उत्पादन वहां पे होता था। हालांकि सोवियत संघ के उपभोक्ता उद्योगों में बनने वाली वस्तुएं गुणवत्ता के लिहाज से पश्चिमी देशों के स्तर की नहीं थी। कहने का तात्पर्य यह है कि सोवियत संघ में जो वस्तुओं का निर्माण किया जाता था वो गुणवत्ता में पश्चिमी देशों से कम स्तर की थी। लेकिन सोवियत संघ की सरकार ने अपने सभी नागरिकों के लिए एक न्यूनतम जीवन स्तर सुनिश्चित कर रखा था। सरकार बुनियादी जरूरतों की चीजें मसलन जैसे कि स्वास्थ्य सुविधा, शिक्षा, बच्चों की देखभाल, लोक कल्याण की अन्य सभी चीजें रियायती दरों पर उपलब्ध करवाती थी। बेरोजगारी नहीं थी। मिल्कियत का प्रमुख रूप राज्य का स्वामित्व था तथा भूमि और अन्य उत्पादक संपदाओं पर स्वामित्व होने के अलावा नियंत्रण भी राज्य का था। कहने का तात्पर्य यह है उत्पादन के साधनों पर, उत्पादक संपदाओं पर और पूंजी पर राज्य का ही स्वामित्व था, उसी का ही नियंत्रण था। बहरहाल यदि हम देखें तो सोवियत प्रणाली पर नौकरशाही का शिकंजा कसता चला गया और यह प्रणाली सत्तावादी होती चली गई और नागरिकों का जीवन कठिन होता चला गया। लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की आजादी नहीं होने के कारण लोग अपनी असहमति अक्सर चुटकुलों और कार्टूनों में व्यक्त करते थे। कहने का तात्पर्य यह है समाजवादी प्रणाली में जबकि सभी को समता का अधिकार होता है लेकिन वहां पर इस प्रकार का कोई अधिकार नहीं था और उस समय सभी आजादी के लिए या अपनी बात को कहने के लिए वे आम जनता चुटकुलों और कार्टूनों से अपनी बात को रखती थी। सोवियत संघ की अधिकांश संस्थाओं में सुधार की आवश्यकता थी। सोवियत संघ में एक दल यानी कम्युनिस्ट पार्टी का शासन था और इस दल का सभी संस्थाओं पर गहरा अंकुश भी था। अंकुश यानी नियंत्रण भी था। यह दल जनता के प्रति जवाबदेह नहीं थी। जनता ने अपनी संस्कृति और बाकी मामलों की साज संभाल अपने आप करने के लिए 15 गणराज्यों को आपस में मिलाकर सोवियत संघ बनाया था, लेकिन पार्टी ने जनता की इस इच्छा को पहचानने से इनकार कर दिया और हालांकि सोवियत संघ के नक्शे में रूस संघ के 15 गणराज्यों में से एक था, लेकिन वास्तव में रूस का हर मामले में प्रभुत्व था। अन्य क्षेत्रों की जनता अक्सर उपेक्षित और दमित महसूस करती थी। प्रिय विद्यार्थियों, आप इसमें देख सकते हैं व्लादिमीर लेनिन 1870 से 1924 तक बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक, 1917 की रूसी क्रांति के नायक और क्रांति के बाद के सबसे मुश्किल दौर 1917 से 1924 में सोवियत समाजवादी गणराज्य के संस्थापक अध्यक्ष, मार्क्सवाद के असाधारण सिद्धांतकार और उसे अमली जामा पहनाने में महारथी हासिल करने वाले और पूरी दुनिया में साम्यवाद के प्रेरणा स्रोत
रहे। इसके बाद हम आगे बात करें तो हथियारों की होड़ में सोवियत संघ ने समय समय पर अमेरिका को बराबर की टक्कर दी, लेकिन उसे उसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी। सोवियत संघ प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचे के मामले में पश्चिमी देशों की तुलना में पीछे होता चला गया। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि सोवियत संघ अपने नागरिकों की राजनीतिक और आर्थिक आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर सका। सोवियत संघ ने 1979 में अफगानिस्तान में हस्तक्षेप कर दिया और इससे सोवियत संघ की व्यवस्था और भी कमजोर हो गई। हालांकि सोवियत संघ में लोगों का पारिश्रमिक लगातार बढ़ता गया, लेकिन उत्पादकता और प्रौद्योगिकी के मामले में वह पश्चिम के देशों से बहुत पीछे छूट गया। इससे हर तरह की उपभोक्ता वस्तु की कमी हो गई और खाद्यान्न का आयात साल दर साल बढ़ता चला गया और 1970 के दशक के अंतिम वर्षों में यह व्यवस्था लड़खड़ा रही थी और अंततः ठहर सी गई थी। अब आगे हम बात करते हैं गोर्बाचोव और सोवियत संघ का विघटन। सोवियत संघ में गोर्बाचोव ने किन किन सुधारों की पहल की, जिसके कारण आगे वह व्यवस्था, सोवियत संघ की व्यवस्था विघटन की ओर अग्रसर हुई। मिखाइल गोर्बाचोव ने इस व्यवस्था को सुधारने के लिए भरपूर प्रयास किए। वे 1980 के दशक के मध्य में सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव भी बने और पश्चिम के देशों में सूचना और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में क्रांति हो रही थी और सोवियत संघ को इसकी बराबरी में लाने के लिए सुधार जरूरी हो गए थे। गोर्बाचोव ने पश्चिम के देशों के साथ संबंधों को सामान्य बनाने और सोवियत संघ को लोकतांत्रिक रूप देने और वहां सुधार करने का फैसला किया। इस फैसले की कुछ ऐसी भी परिणतियां रही जिनका किसी को कोई अंदाजा नहीं था। पूर्वी यूरोप के देश सोवियत खेमे के हिस्से थे। इन देशों की जनता ने अपनी सरकार और सोवियत नियंत्रण का विरोध करना शुरू कर दिया। गोर्बाचोव के शासक रहते सोवियत संघ ने ऐसे गड़बड़ियों में उस तरह के हस्तक्षेप नहीं किए जैसा कि अतीत में होता था। पूर्वी यूरोप की साम्यवादी सरकार एक के बाद एक गिरती चली गई। सोवियत संघ के बाहर हो रहे इन परिवर्तनों के साथ साथ अंदर भी संकट गहराता चला गया और इससे सोवियत संघ के विघटन की गति तेज होती चली गई। गोर्बाचोव ने देश के अंदर आर्थिक राजनीतिक सुधारों और लोकतांत्रिकरण की नीति को चलाने का प्रयास किया और इन सुधारों और नीतियों का कम्युनिस्ट पार्टियों के नेताओं ने विरोध किया और 1991 में एक ऐसा तख्ता पलट हुआ कि कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े वामपंथियों पंथियों ने इसे और बढ़ावा दिया। तब तक जनता को स्वतंत्रता का स्वाद मिल चुका था और वे कम्युनिस्ट पार्टी के पुराने रंगत वाले शासन में नहीं जाना चाहते थे। येल्त्सिन ने इस तख्ता पलट के विरोध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और वे नायक की तरह उभर कर सामने आए। रूसी गणराज्य ने, जहां बोरिस येल्त्सिन ने आम चुनाव जीता था, केंद्रीकृत नियंत्रण को मानने से इनकार कर दिया और सत्ता मॉस्को से गणराज्यों की तरफ खिसकने लगी। ऐसा खासकर सोवियत संघ के उन भागों में हुआ जो ज्यादा यूरोपीकृत थे और अपने को संप्रभु राज्य मानते थे। आश्चर्यजनक तौर पर मध्य एशिया गणराज्यों ने अपने लिए स्वतंत्रता की मांग नहीं की। वे सोवियत संघ के साथ ही रहना चाहते थे। सन 1991 के दिसंबर में येल्त्सिन के नेतृत्व में सोवियत संघ के 3 बड़े गणराज्य रूस, यूक्रेन और बेलारूस ने सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा की और कम्युनिस्ट पार्टी प्रतिबंधित हो गई और परवर्ती सोवियत गणराज्यों ने पूंजीवाद और लोकतंत्र को अपना आधार बनाया। साम्यवादी सोवियत गणराज्य के विघटन की घोषणा, स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल, कॉमनवेल्थ और इंडिपेंडेंस स्टेट का गठन बाकी गणराज्यों, खासकर मध्य एशिया गणराज्यों के लिए बहुत आश्चर्यचकित करने वाला था। ये गणराज्य अभी स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल से बाहर थे। इस मुद्दे को तुरंत हल कर लिया गया। इन्हें राष्ट्रकुल का संस्थापक सदस्य बनाया गया। रूस को सोवियत संघ का उत्तराधिकारी राज्य स्वीकार भी किया गया और रूस को सुरक्षा परिषद में सोवियत संघ की सीट भी मिली और सोवियत संघ ने जो अंतर्राष्ट्रीय करार और संधियां की थी उन सबको निभाने का जिम्मा अब रूस का ही था। सोवियत संघ के विघटन के बाद के समय में पूर्ववर्ती गणराज्यों के बीच एकमात्र परमाणु शक्ति संपन्न देश का दर्जा रूस को ही मिला। उसने अमेरिका के साथ परमाणु निःशस्त्रीकरण की दिशा में कुछ कदम भी उठाए और सोवियत संघ अब नहीं रहा और वह दफन हो चुका है। उसके उत्तराधिकारी के रूप में रूस को ही मान्यता मिली।
अब यहाँ हम देखें जोसेफ स्टालिन के बारे में। इनका कालक्रम है 1879 से 1953। लेनिन के उत्तराधिकारी, सोवियत संघ के मजबूत बनने के दौर में 1924 से 1953 तक नेतृत्व किया और औद्योगिकरण का तेजी से बढ़ावा और खेती का बलपूर्व सामूहिकरण और दूसरे विश्व युद्ध में जीत का श्रेय 1930 के दशक के भयानक आतंक पार्टी के अंदर अपने विरोधियों को कुचलने और तानाशाही रवैये के लिए जिम्मेदार ठहराए गए। इसके बाद सोवियत संघ के नेता निकिता क्रुश्चेव का कालक्रम बताया गया है 1894 से 1971। सोवियत संघ के राष्ट्रपति 1953 से 1964 तक। स्टालिन की नेतृत्व शैली के आलोचक और 1956 में कुछ सुधार लागू भी किए। पश्चिम के साथ शांतिपूर्ण सहअस्तित्व का सुझाव भी रखा और हंगरी के जन विद्रोह के दमन और क्यूबा के मिसाइल संकट में शामिल हुए। इसके बाद आता है सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ, ऐसे क्या कारण थे जिससे कि सोवियत संघ का विघटन हुआ। जैसा कि हम बता चुके हैं कि सोवियत संघ की जो प्रणाली थी वो समाजवादी प्रणाली थी और वह समाजवादी प्रणाली धीरे धीरे अपने आप को जिस प्रकार से मिल्कियत पर, उत्पादक संपदाओं पर धीरे धीरे नौकरशाही का वर्चस्व होता चला जा रहा था और सभी जनता जो है रुष्ट होती जा रही थी और उन्हें किसी भी प्रकार से अपने विचारों को व्यक्त करने की आजादी भी नहीं थी। वो कार्टून और चित्रों के माध्यम से, चुटकुलों के माध्यम से अपनी बात को रख रहे थे। जनता पूर्णतः रोष से युक्त थी और उसी समय मिखाइल गोर्बाचोव ने मिखाइल गोर्बाचोव सत्ता में आए और उन्होंने भरसकर यह प्रयास किया कि सोवियत संघ की प्रणाली को सुधारा जाए और उसमें लोकतांत्रिकरण लेकर आया जाए और कहीं ना कहीं वह निजीकरण को भी प्रमुखता दे रहे थे। जिस प्रकार से उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के संदर्भ में वार्ता की। आगे हम देखते हैं कि इन्हीं सब व्यवस्थाओं के सुधार के साथ ही किस प्रकार से सत्ता जो है कमजोर होती चली गई। विश्व की दूसरी सबसे बड़ी महाशक्ति अचानक बिखर कैसे गई। सिर्फ सोवियत संघ और साम्यवाद के अंत को समझने के लिए ही यह सवाल पूछना जरूरी नहीं है। यह सवाल किसी भी राजनीतिक व्यवस्था के लिए पतन को समझने के लिए जरूरी है, क्योंकि सोवियत संघ के रूप में न तो कोई राज्य व्यवस्था पहली बार टूटी है और न ही आखिरी बार। सोवियत संघ के विघटन के कुछ विशेष कारण जरूर हो सकते हैं, लेकिन इस मामले में हम एक सर्वमान्य सबक सीख सकते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि सोवियत संघ की राजनीतिक आर्थिक संस्थाएं अंदरूनी कमजोरी के कारण लोगों की आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर सकी। यही सोवियत संघ के पतन का कारण बना रहा। कई सालों तक अर्थव्यवस्था भी गतिरोध रही। कई सालों तक अर्थव्यवस्था गतिरोध इसलिए रही क्योंकि उसने हर संभव यह प्रयास किया कि सैन्य साधनों पर, आणविक शक्ति पर और प्रौद्योगिकी पर अत्यधिक खर्च किया जाए और अंदरूनी आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था क्षीण होती चली गई। इसमें उपभोक्ता वस्तुओं की बड़ी कमी हो गई और सोवियत संघ की आबादी का एक बड़ा हिस्सा अपनी राज व्यवस्था को शक की नजर से देखने लगा, उस पर खुलेआम सवाल खड़े करने शुरू कर दिए। यह व्यवस्था इतनी कमजोर हो गई थी कि अर्थव्यवस्था में गतिरोध हो गया। इसका उत्तर काफी हद तक साफ है और इस सिलसिले में एक बात एकदम स्पष्ट है कि सोवियत संघ ने अपने संसाधनों का अधिकांश परमाणु हथियार और सैन्य साज सामानों पर लगाया। उसने अपने संसाधन पूर्वी यूरोप के अपने पिछलग्गू देशों के विकास पर खर्च किए ताकि वे सोवियत के नियंत्रण में बने रहे और सोवियत का साम्राज्य जो है और विस्तारित होता चला जाए। इससे सोवियत संघ पर गहरा आर्थिक दबाव भी बढ़ा और सोवियत व्यवस्था इसका सामना नहीं कर सकी। इसी के साथ एक और बात भी हुई कि पश्चिमी मुल्कों की तरक्की के बारे में सोवियत संघ के आम नागरिक की जानकारी यानी जागरूकता बढ़ी और वे अपनी राज व्यवस्था और पश्चिमी देशों की राज व्यवस्था के मौजूद अंतर को भाप गए। आपस में उन्होंने प्रतिस्पर्धा शुरू हो गई। सालों से इन लोगों को बताया जा रहा था कि सोवियत राज व्यवस्था पश्चिम के पूंजीवाद से बेहतर है, मतलब बहुत ही उच्च है, लेकिन
सच्चाई यह थी कि सोवियत संघ पिछड़ चुका था और अपने पिछड़ेपन की पहचान से लोगों को राजनीतिक मनोवैज्ञानिक रूप से धक्का लगा। सोवियत संघ प्रशासनिक और राजनीतिक रूप से गतिरोध हो चुका था और सोवियत संघ पर कम्युनिस्ट पार्टी ने 70 सालों तक शासन किया और यह पार्टी अब जनता के प्रति जवाबदेह नहीं रह गई थी। गतिरोध प्रशासन, भारी भ्रष्टाचार, अपनी गलतियों को सुधारने में व्यवस्था की अक्षमता, शासन में ज्यादा खुलापन लाने के प्रति अनिच्छा और देश की विशालता के बावजूद सत्ता का केंद्रीकृत होना, इन सारी बातों के कारण आम जनता अलग थलग पड़ चुकी थी। इससे भी बुरी बात यह थी कि पार्टी के अधिकारियों को आम नागरिकों से ज्यादा विशेष अधिकार मिले हुए थे और लोग अपने को राज्य व्यवस्था और शासकों से जोड़कर नहीं देख रहे थे और सरकार का जनाधार खिसकता जा रहा था। कहने का तात्पर्य यह है कि पूर्णतः वहाँ की राजसत्ता, सामाजिक व्यवस्था और औद्योगिक व्यवस्था क्षीण और क्षीण होती जा रही थी और प्रशासनिक व्यवस्था का पूरा आधिपत्य होता जा रहा था। मिखाइल गोर्बाचोव के सुधारों में इन दोनों समस्याओं के समाधान का वायदा था और गोर्बाचोव ने अर्थव्यवस्था को सुधारने, पश्चिम की बराबरी पर लाने और प्रशासनिक ढांचे में ढील देने का वायदा भी किया। गोर्बाचोव तो रोग का ठीक निदान कर भी रहे थे और सुधारों को लागू करने का प्रयास भी कर रहे थे। ऐसे में आपको आश्चर्य तो होगा कि फिर सोवियत संघ टूटा क्यों। इस बिंदु पर आकर उत्तर ज्यादा विवादित हो जाता है कि इस स्थिति को हमें आगे के इतिहास का शायद ज्यादा बेहतर ढंग से समझा पाएंगे। सबसे सटीक उत्तर तो यह जान पड़ता है कि जब गोर्बाचोव ने सुधारों को लागू किया और व्यवस्था में ढील दी तो लोगों की आकांक्षाओं अपेक्षाओं का ऐसा ज्वार उमड़ा जिसका अनुमान शायद ही कोई लगा सकता था। इस पर काबू पाना एक अर्थ में असंभव हो गया। सोवियत संघ में जनता के एक तबके की सोच यह थी कि गोर्बाचोव को ज्यादा तेज गति से कदम उठाने चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि सोवियत संघ में जो जनता थी उसका एक तबका यानी एक गुट तो ये कह रहा था कि गोर्बाचोव जो है वो सुधार में शीघ्र कदम लेकर शीघ्र इस व्यवस्था को सुधार करें और उसमें से एक तबका ऐसा था जो यह कहता था कि इतनी शीघ्रता से परिवर्तन कर लेना उचित नहीं है। ये लोग उनकी कार्य पद्धति से धीरज खो बैठे और निराश हो गए। इन लोगों ने जैसा सोचा था वैसा फायदा उन्हें नहीं हुआ और यह संभव है उन्हें बहुत धीमी गति से फायदा हो रहा था। जनता के एक हिस्से, खासकर कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य और वे लोग जो सोवियत व्यवस्था से फायदे में थे, के विचार ठीक इसके विपरीत थे। इनका कहना था कि हमारी सत्ता और विशेषाधिकार अब कम हो रहे हैं और गोर्बाचोव बहुत जल्दबाजी दिखा रहे हैं। इस खींचतान में गोर्बाचोव का समर्थन हर तरफ से जाता रहा। कुछ लोग कहते रहे कि बहुत जल्दी हमें परिवर्तन करना चाहिए और कुछ तबका यह कहता रहा कि इतना शीघ्र तरीके से परिवर्तन नहीं करना चाहिए। जो लोग उनके साथ थे उनका भी मोहभंग हो गया और जो लोग ने सोचा कि गोर्बाचोव खुद अपनी ही नीतियों पर ठीक तरह से बचाव नहीं कर पा रहे हैं। इन सारी बातों के बावजूद संभवतः सोवियत संघ का विघटन न होता, लेकिन एक घटना ने अधिकांश परिवेशकों को और चौंका दिया और सोवियत व्यवस्था के अंदर के लोग भी इससे दंग रह गए। यह घटना थी राष्ट्रवादी भावनाओं और संप्रभुता की इच्छा के उभार की। जैसे कि रूस, बाल्टिक गणराज्य, एस्टोनिया, लिथुआनिया, लिथुआनिया, यूक्रेन और जॉर्जिया जैसे सोवियत संघ के विभिन्न गणराज्य इस उभार में शामिल थे। राष्ट्रीयता और संप्रभुता के भावों का उभार सोवियत संघ के विघटन का अंतिम और सर्वाधिक तत्कालिक कारण सिद्ध हुआ और इस मसले पर भी अलग अलग राय मिलती है। एक विचार तो यह है कि राष्ट्रीयता की भावना और तड़प सोवियत संघ के समूचे इतिहास में कहीं न कहीं जारी थी और चाहे सुधार होते या नहीं होते, सोवियत संघ में अंदरूनी संघर्ष होना ही था। खैर, यह तो इतिहास की अनिवार्यता के बारे में अनुमान लगाना हुआ, लेकिन सोवियत संघ के आकार, विविधता और इसकी बढ़ती हुई आंतरिक समस्याओं को देखते हुए ऐसा सोचना असंगत भी नहीं है। कुछ अन्य लोग सोचते हैं कि गोर्बाचोव के सुधारों ने राष्ट्रवादियों के असंतोष को इस सीमा तक भड़काया कि उस पर शासकों का नियंत्रण नहीं रहा। विडंबना यह है कि शीत युद्ध के दौरान बहुत से लोग सोचते थे कि सोवियत संघ के मध्य एशियाई गणराज्यों में राष्ट्रवादी आकांक्षाओं का उभार सबसे दमदार होगा, क्योंकि ये गणराज्य रूस से धार्मिक और नस्ली लिहाज से अलग और आर्थिक
रूप से पिछड़े हुए थे। लेकिन हुआ यह है कि सोवियत संघ के प्रति राष्ट्रवादी असंतोष यूरोपीय और अपेक्षा का समृद्ध गणराज्यों रूस, यूक्रेन, जॉर्जिया और बाल्टिक क्षेत्रों में सबसे प्रबल नजर आया। यहाँ के आम लोग अपने को मध्य एशियाई गणराज्यों के लोगों से अलग थलग महसूस कर रहे थे। इनका आपस में भी अलगाव था और इन गणराज्यों के लोगों में यह भाव घर कर गया कि ज्यादा पिछड़े इलाकों को सोवियत संघ में शामिल रखने की उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। अब आता है विघटन की परिणतियां। सोवियत संघ की दूसरी दुनिया और पूर्वी यूरोप की समाजवादी व्यवस्था के पतन के परिणाम विश्व राजनीति के लिहाज से गंभीर रहे। इससे मोटे तौर पर 3 प्रकार के दूरगामी परिवर्तन हुए। हर परिवर्तन के बहुत सारे प्रभाव हुए। उन सभी प्रभावों को यहाँ सूचीबद्ध करना उचित नहीं होगा। अव्वल तो दूसरी दुनिया के पतन का एक परिणाम शीत युद्ध के दौर के संघर्ष की समाप्ति में हुआ। समाजवादी प्रणाली पूंजीवादी प्रणाली को पछाड़ पाएगी या नहीं, ये विचारधारात्मक विवाद अब कोई मुद्दा नहीं रहा। शीत युद्ध के इस विवाद ने दोनों गुटों की सेनाओं को उलझाया। हथियारों की तेज होड़ शुरू की थी, परमाणु हथियारों के संचय को बढ़ावा दिया था, विश्व को सैन्य गुटों में बांटा था। शीत युद्ध के समाप्त होने से हथियारों की होड़ भी समाप्त हो गई और एक नई शांति की संभावना का जन्म हुआ। और दूसरा यह है कि विश्व राजनीति में शक्ति संबंध बदल गए और इस कारण विचारों और संस्थाओं के आपेक्षिक प्रभाव में भी बदलाव आया। शीत युद्ध के अंत के समय केवल 2 संभावनाएं थी, या तो बची हुई महाशक्ति का दबदबा रहे और एक ध्रुवीय विश्व बनेगा और फिर कई देश अथवा देशों के अलग अलग समूह अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में महत्वपूर्ण मोहरे बनकर उभरेंगे और इस तरह बहुध्रुवीय विश्व बनेगा जहां किसी एक देश का बोलबाला नहीं हुआ यह कि अमेरिका अकेली महाशक्ति बन बैठा। अमेरिका की ताकत और प्रतिष्ठा की शह पाने में से अब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रभुत्वशाली अर्थव्यवस्था है। विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसी संस्थाएं विभिन्न देशों की ताकतवर सलाहकार बन गई, क्योंकि इन देशों को पूंजीवाद की ओर कदम बढ़ाने के लिए इन संस्थाओं ने कर्ज किया। राजनीतिक रूप से उदारवादी लोकतंत्र राजनीतिक जीवन को सूत्रबद्ध करने की सर्वश्रेष्ठ धारणा के रूप में उभरा है। तीसरी बात यह है कि सोवियत खेमे के अंत का एक अर्थ था नए देशों का उदय। इन सभी देशों की स्वतंत्र पहचान और पसंद है। इनमें से कुछ देश, खासकर बाल्टिक और पूर्वी यूरोप के देश, यूरोपीय संघ से जुड़ना और उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो का हिस्सा बनना चाहते थे। मध्य एशियाई देश अपनी विशिष्ट भौगोलिक स्थिति का फायदा उठाना चाहते थे। इन देशों ने रूस के साथ अपने मजबूत रिश्ते को जारी रखा और पश्चिमी देशों अमेरिका, चीन और अन्य देशों के साथ संबंध भी बनाए। इस तरह अंतर्राष्ट्रीय फलक पर कई नए खिलाड़ी उभर कर सामने आए। हर एक के हित, पहचान और आर्थिक राजनीतिक समस्याएं अलग अलग थी। आगे इन्हीं मुद्दों पर हम चर्चा करते हैं। इससे पहले आता है साम्यवादी शासन के बाद शॉक थेरेपी। शॉक थेरेपी क्या होती है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। साम्यवाद के पतन के बाद पूर्व सोवियत संघ के गणराज्य एक सत्तावादी समाजवादी व्यवस्था से लोकतांत्रिक पूंजीवादी व्यवस्था तक के कष्टप्रद संक्रमण से गुजर चुके थे। रूस, मध्य एशिया के गणराज्य और पूर्वी यूरोप के देशों में पूंजीवाद की ओर संक्रमण का एक खास मॉडल अपनाया गया कि विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष निर्देशित इस मॉडल को शॉक थेरेपी यानी आघात पहुंचाकर उपचार करना कहा गया। भूतपूर्व दूसरी दुनिया के देशों में शॉक थेरेपी की गति और गहनता अलग अलग रही, लेकिन इसकी दिशा और चरित्र बड़ी सीमा तक एक जैसे थी। हर देश को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की ओर पूरी तरह से मुड़ना था। इसका मतलब यह था कि सोवियत संघ के दौर की हर संरचना से पूरी तरह निजात पाना, अर्थात समाजवादी साम्यवादी प्रणाली से पूरी तरह से निजात पाना। शॉक थेरेपी की सर्वोपरि मान्यता यह थी कि मिल्कियत का सबसे प्रभावी रूप क्या है, निजी स्वामित्व है। इसके अंतर्गत राज्य की संपदा के निजीकरण और व्यावसायिक
स्वामित्व के ढांचे को तुरंत अपनाने की बात शामिल थी। सामूहिक फॉर्म निजी फॉर्म में बदल दिए गए और पूंजीवादी पद्धति से खेती शुरू हुई। इस संक्रमण में राज्य नियंत्रित समाजवाद या पूंजीवाद के अतिरिक्त किसी भी वैकल्पिक व्यवस्था या तीसरे रूप को मंजूर नहीं किया गया। शॉक थेरेपी से इन अर्थव्यवस्थाओं के बाहरी व्यवस्थाओं के प्रति रुझान बुनियादी तौर पर बदल गए। अब माना जाने लगा कि ज्यादा से ज्यादा व्यापार करके ही विकास किया जा सकता है। इस कारण मुक्त व्यापार को पूर्ण रूप से अपनाना जरूरी है और पूंजीवादी व्यवस्था को अपनाने के लिए वित्तीय खुलापन, मुद्राओं की आपसी परिवर्तनीयता और मुक्त व्यापार की नीति महत्वपूर्ण मानी गई। अंततः इस संक्रमण में सोवियत खेमे के देशों के बीच मौजूद व्यापारिक संगठनों को समाप्त कर दिया गया और खेमे के प्रत्येक देश को एक दूसरे से जोड़ने की जगह सीधे पश्चिम मुल्कों से जोड़ा गया। इस तरह धीरे धीरे इन देशों को पश्चिमी अर्थतंत्र में समाहित किया गया और पश्चिमी दुनिया के पूंजीवादी देश अब नेता की भूमिका निभाते हुए अपनी विभिन्न एजेंसियों और संगठनों के सहारे इस खेमे के देशों के विकास का मार्गदर्शन और नियंत्रण करेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपको समझ आया ही होगा कि शॉक थेरेपी क्या है। शॉक थेरेपी में ये बताया गया है आघात पहुंचाकर उपचार करना। आघात किसने पहुंचाया? आघात पहुंचाया संयुक्त राज्य अमेरिका ने और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने जिसमें अमेरिका का ही वर्चस्व था। प्रिय विद्यार्थियों, जिस समय गोर्बाचोव 1985 में सोवियत संघ में की व्यवस्था में सुधार करना चाह रहे थे और संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का मार्ग प्रशस्त कर रहे थे, उस समय संयुक्त राज्य अमेरिका ने जब यह देखा कि सोवियत संघ के अंतर्गत आपस में अंतर्विरोध हो रहा है, द्वंद्व हो रहा है, तो उस समय संयुक्त राज्य मिखाइल गोर्बाचोव की सहायता करने के बजाय संयुक्त राज्य अमेरिका निष्क्रिय बना रहा। जब सोवियत संघ बिखर के 15 गणराज्यों में परिवर्तित हो गया, एक राष्ट्रकुल में परिवर्तित हो गया, अलग अलग विभाजन हो गया, बट गया, उस समय शॉक थेरेपी का अर्थ यह निकला कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने 15 गणराज्यों में जो देश विभक्त हुए थे उनको अलग अलग पृथक रूप से सहायता पहुंचाना शुरू कर दिया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इन सभी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं पर जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका का आधिपत्य बना हुआ था, उन संस्थाओं ने उस समय सोवियत संघ की सहायता नहीं की जब वह जर्जर हो रहा था, बिखर रहा था। बिखर जाने के उपरांत विभिन्न राष्ट्रों में विभक्त हो जाने के बाद आर्थिक सहायता, राजनयिक सहायता संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य वैश्विक संस्थाओं के माध्यम से की जाने लगी। तो इसे ही कहा गया शॉक थेरेपी। पहले आघात पहुंचाया और फिर आघात पहुंचाकर जब वह बिखर गया, जब वह टूट गया और लहूलुहान हो गया, उसके बाद उसका उपचार किया गया। तो प्रिय विद्यार्थियों, इसको समझना बहुत ही आवश्यक है। यह प्रतियोगी परीक्षाओं में और आपके स्वयं की 12वीं की कक्षा में आपसे पूछा जा सकता है परीक्षा के अंतर्गत। शॉक थेरेपी के परिणाम क्या रहे? विद्यार्थियों में देखते हैं कि परिणाम क्या रहे। 1990 में अपनाई गई शॉक थेरेपी जनता को उपभोग के उस आनंद लोक तक नहीं ले जा गई जिसका उसने वादा किया था। आनंद लोक से क्या तात्पर्य है कि सभी चीजों का निजीकरण हो जाएगा, सभी मुक्त अर्थव्यवस्था, मुक्त उद्योग, मुक्त व्यापार, ये सभी कार्य के लिए वे पूर्ण रूप से स्वतंत्र होंगे। ऐसा हो नहीं पाया। अमूमन शॉक थेरेपी से पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था तहस नहस हो गई और इस क्षेत्र की जनता को बर्बादी की मार झेलनी पड़ी। रूस में पूरा का पूरा राज्य नियंत्रित औद्योगिक ढांचा चरमरा उठा था और लगभग 90% उद्योगों को निजी हाथों और या कंपनियों को बेचना पड़ा और आर्थिक ढांचे का यह पुनर्निर्माण चूंकि सरकार द्वारा निर्देशित औद्योगिक नीति के बजाय बाजार की ताकतें कर रही थी, इसलिए यह कदम सभी उद्योगों को मटिया मेट
करने वाला साबित हुआ। इसे इतिहास की सबसे बड़ी गैराज सेल के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि महत्वपूर्ण उद्योगों की कीमत कम से कम करके आंकी गई और उन्हें औने पौने दामों में बेच दिया गया। औने पौने दाम मतलब कोई दाम निश्चित नहीं था और कम से कम दामों में बेच दिया गया। हालांकि इस महा बिक्री में भाग लेने के लिए सभी नागरिकों को अधिकार पत्र दिए गए थे, लेकिन अधिकांश नागरिकों ने अपने अधिकार पत्र काला बाजारियों के हाथों में बेच दिए, क्योंकि उन्हें धन की जरूरत थी और रूसी मुद्रा रूबल के मूल्य में नाटकीय ढंग से गिरावट आई और मुद्रास्फीति इतनी ज्यादा बढ़ी कि लोगों की जमा पूंजी भी जाती रही। सामूहिक खेती की प्रणाली समाप्त हो चुकी थी और लोगों को अब खाद्यान्न की सुरक्षा मौजूद नहीं रही और रूस ने खाद्यान्न का आयात करना शुरू किया और सन 1999 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 1989 की तुलना में कहीं नीचे था। पुराना व्यापारिक ढांचा टूट गया, बिखर चुका था, लेकिन इसकी जगह कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं आ पाई। समाज कल्याण की पुरानी व्यवस्था को क्रम से नष्ट किया गया। सरकारी रियायतों के खात्मे के कारण ज्यादातर लोग गरीब पड़ते चले गए। मध्य वर्ग समाज के हाशिए पर आ गया और अकादमिक बौद्धिक कामों से जुड़े लोग या तो बिखर गए या टूट गए। उसने अधिकतर आर्थिक गतिविधियों को अपने नियंत्रण में ले लिया। निजीकरण ने नई विषमताओं को जन्म दिया। पूर्व सोवियत संघ में शामिल रहे गणराज्यों और खासकर रूस में अमीर और गरीब लोगों के बीच तीखा विभाजन हो गया। पहले की व्यवस्था के विपरीत अब धनी और निर्धन लोगों के बीच बहुत गहरी आर्थिक असमानता देखने को मिली। आर्थिक बदलाव को बड़ी प्राथमिकता दी गई और उस पर पर्याप्त ध्यान भी दिया गया, लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के निर्माण का कार्य ऐसी प्राथमिकता के साथ नहीं हो सका। इन सभी देशों के संविधान हड़बड़ी में तैयार हुए और रूस सहित अधिकांश देशों में राष्ट्रपति को कार्यपालिका प्रमुख बनाया गया। इसके साथ ही लगभग हर संभव शक्ति थम सी गई थी। फलस्वरूप संसद अपेक्षाकृत जो संस्था रह गई और मध्य एशिया के देशों में राष्ट्रपति को बहुत अधिक शक्तियां प्राप्त थी। इनमें से कुछ सत्तावादी हो गए। मिसाल के तौर पर तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपतियों ने पहले 10 वर्षों के लिए अपने को इस पद पर बहाल किया और इसके बाद समय सीमा को अगले 10 सालों के लिए बढ़ा दिया। इन राष्ट्रपतियों ने अपने फैसलों से असहमति या विरोध की अनुमति नहीं दी। अधिकतर देशों ने न्यायिक संस्कृति और न्यायपालिका की स्वतंत्रता को स्थापित करने का काम करना अभी भी बाकी है। रूस सहित अधिकांश देशों की अर्थव्यवस्था ने सन 2000 में यानी अपनी आजादी के 10 साल बाद खड़ा होना शुरू किया और इन अधिकांश देशों की अर्थव्यवस्था के पुनर्जीवन का कारण था खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, धातु जैसे प्राकृतिक संसाधनों का निर्यात। रूस, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और अजरबैजान तेल और गैस के बड़े उत्पादक देश हैं। बाकी देशों को अपने क्षेत्र में तेल की पाइपलाइन गुजरने के कारण फायदा भी हुआ और इस एवज में इन्हें किराया भी मिलता रहा और एक हद तक विनिर्माण का काम भी शुरू हो गया। इसके बाद विद्यार्थियों आता है संघर्ष और तनाव का काल। पूर्व सोवियत संघ के अधिकांश गणराज्य संघर्ष की आशंका वाले क्षेत्र हैं। अनेक गणराज्यों ने गृह युद्ध और बगावत को झेला और इसके साथ इन देशों में बाहरी ताकतों की दखल भी बढ़ी। इससे स्थिति और भी जटिल हो गई। रूस के 2 गणराज्य चेचन्या और दागिस्तान में हिंसक अलगाववादी आंदोलन चले। मॉस्को ने चेचन विद्रोहियों से निपटने के जो तरीके अपनाए और जिस गैर जिम्मेदारी तरीके से सैन्य बमबारी की, उसमें मानवाधिकार का व्यापक उल्लंघन हुआ, लेकिन इससे आजादी की आवाज दबाई नहीं जा सकी। मध्य एशिया में ताजिकिस्तान 10 वर्षों यानी 2001 तक गृह युद्ध की चपेट में रहा और इस पूरे क्षेत्र में कई सांप्रदायिक संघर्ष चल रहे हैं और अजरबैजान का एक प्रांत नगरनो कराबाख है। यहाँ के कुछ स्थानीय अर्मेनियाई अलग होकर अर्मेनिया से मिलना चाहते हैं और जॉर्जिया में 2 प्रांत स्वतंत्रता चाहते हैं और गृह युद्ध लड़ रहे हैं। यूक्रेन, किर्गिस्तान,
किर्गिस्तान, जॉर्जिया में मौजूद शासन को उखाड़ फेंकने के लिए जो आंदोलन चल रहे हैं, कई देश और प्रांत नदी जल के सवाल पर आपस में भिड़े हुए हैं और इन सारी बातों की वजह से अस्थिरता का माहौल बना हुआ है और आम नागरिक का जीवन दूभर हो गया है, दुष्कर हो गया है। मध्य एशियाई गणराज्यों में हाइड्रोकार्बनिक यानी कि पेट्रोलियम संसाधनों का विशाल भंडार है और इसमें इन गणराज्यों को आर्थिक लाभ हुआ, लेकिन इसी कारण से यह क्षेत्र बाहरी ताकतों और तेल कंपनियों की आपसी प्रतिस्पर्धा का अखाड़ा भी बन चला है। यह क्षेत्र रूस, चीन, अफगानिस्तान से सटा है तथा पश्चिमी एशिया से नजदीक है। 11 सितंबर 2001 की घटना के बाद अमेरिका इस क्षेत्र में सैनिक ठिकाने बनाना चाहता था। उसने किराए पर ठिकाने हासिल करने के लिए मध्य एशिया के सभी राज्यों को भुगतान किया और अफगानिस्तान तथा इराक में युद्ध के दौरान इन क्षेत्रों से अपने विमानों को उड़ाने की अनुमति भी ली और इन राज्यों को अपना निकटवर्ती विदेश मानता है और उसका मानना है कि इन राज्यों को रूस के प्रभाव में रहना चाहिए। खनिज तेल जैसे संसाधन की मौजूदगी के कारण चीन के हित भी इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और चीनियों ने सीमावर्ती क्षेत्र में आकर व्यापार करना भी शुरू कर दिया। पूर्वी यूरोप में चेकोस्लोवाकिया शांतिपूर्वक 2 भागों में बट गया। चेक अथवा स्लोवाकिया नाम के 2 देश बने, लेकिन सबसे गहन संघर्ष बाल्कन क्षेत्र के गणराज्य यूगोस्लोवाकिया में हुआ। सन 1991 में युद्ध के बाद यूगोस्लोवाकिया कई प्रांतों में टूट गया और इसमें शामिल बोस्निया हर्जेगोविना, स्लोवेनिया और क्रोएशिया ने अपने को स्वतंत्र घोषित कर दिया। यहाँ नाटो को हस्तक्षेप करना पड़ा और यूगोस्लोवाकिया पर बमबारी हुई और जातीय संघर्ष ने गृह युद्ध का रूप ले लिया। उज्बेकिस्तान में हिंदुस्तानी फिल्मों की धूम, इसको आप देख सकते हैं कि इसमें किस प्रकार से भारतीय फिल्मों का वहाँ पे ज्यादातर प्रदर्शन किया जाता है। गीत संगीत भारतीय फिल्में जो है वहाँ पे भरपूर रूप से देखी जाती हैं। पूर्व साम्यवादी देश और भारत की आपस में किस प्रकार की भूमिका थी। भारत ने साम्यवादी रह चुके सभी देशों के साथ अच्छे संबंध कायम किए हुए थे, लेकिन भारत के संबंध में रूस के साथ सबसे ज्यादा गहरे संबंध थे। भारत की विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण पहलू भारत का रूस के साथ संबंध है। जैसा कि विद्यार्थियों मैंने आपको बताया था पिछले अध्याय में, 1971 में भारत और रूस ने या हम कहें भारत और सोवियत संघ ने एक मैत्री संधि भी की थी। भारत और रूस संबंधों का इतिहास आपसी विश्वास और साझे हितों का रहा है और भारत और रूस के आपसी संबंध इन देशों की जनता की अपेक्षाओं से मेल खाते हैं और भारतीय हिंदी फिल्मों के नायकों में राज कपूर से लेकर अमिताभ बच्चन तक रूस और पूर्व सोवियत संघ के बाकी गणराज्यों में घर घर जाने जाते हैं और आप इस क्षेत्र में हिंदी फिल्मी गीत बजते हुए सुन सकते हैं और भारत यहाँ के जनमानस का एक अंग भी है। रूस और भारत दोनों का सपना बहुध्रुवीय विश्व का रहा है और बहुध्रुवीय विश्व से इन दोनों देशों का आशय यह है कि अंतर्राष्ट्रीय पलक पर कई शक्तियां मौजूद हैं। सुरक्षा की सामूहिक जिम्मेदारी और क्षेत्रीयताओं को ज्यादा जगह मिले, अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों का समाधान बातचीतों के द्वारा हो और हर देश की स्वतंत्र विदेश नीति होनी चाहिए। संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्थाओं द्वारा फैसले किए जाने चाहिए और इन संस्थाओं का मजबूत लोकतांत्रिक और शक्ति संपन्न बनाया जाए। 2001 के भारत रूस सामरिक समझौते के अंग के रूप में भारत और रूस के बीच 80 द्विपक्षीय दस्तावेजों पर भी हस्ताक्षर हो चुके हैं। भारत और रूस के साथ अपने संबंधों के कारण कश्मीर, ऊर्जा आपूर्ति, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद से संबंधित सूचनाओं के आदान प्रदान, पश्चिमी एशिया में पहुंच बनाने तथा चीन के साथ अपने संबंधों में संतुलन लाने जैसे मसलों में फायदे हुए हैं और रूस को इस संबंध में सबसे बड़ा फायदा यह है कि भारत रूस के लिए हथियारों का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार देश है। भारतीय सेना को अधिकांश सैनिक साजो सामान रूस से ही प्राप्त होते हैं। क्योंकि भारत तेल के आयातक
देशों में से एक है, इसलिए भी भारत रूस के लिए महत्वपूर्ण बना हुआ है। उसने तेल की संकट की घड़ी में हमेशा भारत की मदद की है और भारत रूस से अपने ऊर्जा आयात को भी बढ़ाने की कोशिश करता रहा है। ऐसी कोशिश कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के साथ भी चल रही है। इन गणराज्यों के साथ सहयोग के अंतर्गत तेल वाले इलाकों में साझेदारी और निवेश करना भी शामिल है। रूस भारत की परमाणु योजना के लिए भी महत्वपूर्ण है। रूस ने भारत के अंतरिक्ष उद्योग में भी जरूरत के वक्त क्रायोजेनिक रॉकेट देकर मदद की। भारत और रूस विभिन्न वैज्ञानिक परियोजनाओं में साझेदार है। तो प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आपको पता है कि भारत और रूस 1971 से लेकर अब तक अपनी मैत्रिता की संधि में बंधा हुआ है और अपनी इस भागीदारी और सहभागिता को दर्ज कराता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस पाठ से संबंधित कुछ प्रश्न इसमें दिए गए हैं जिनको आप हल कीजिएगा। इसमें सोवियत अर्थव्यवस्था की प्रकृति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? निम्नलिखित को क्रमानुसार बताना है। कौन सा संकट पहले आया, कौन सा बाद में आया? निम्नलिखित में कौन सा सोवियत संघ के विघटन का परिणाम नहीं है? और निम्नलिखित को मेल बैठाना है। इनका मेल बैठाइए आप। रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। और छठा प्रश्न है, सोवियत अर्थव्यवस्था को किसी पूंजीवादी देश जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका की अर्थव्यवस्था से अलग करने वाले किन्हीं 3 विशेषताओं का जिक्र करो। किन बातों के कारण गोर्बाचोव सोवियत संघ में सुधार के लिए बाध्य हुए? भारत जैसे देशों के लिए सोवियत संघ के विघटन के क्या परिणाम हुए? शॉक थेरेपी क्या थी? क्या साम्यवाद से पूंजीवाद की तरफ संक्रमण का यह सबसे बेहतर तरीका था? निम्नलिखित कथन के पक्ष में और विपक्ष में एक लेख लिखना है। दूसरी दुनिया के विघटन के बाद भारत को अपनी विदेश नीति बदलनी चाहिए और रूस जैसे परंपरागत मित्र की जगह संयुक्त राज्य अमेरिका से दोस्ती करने पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप इसे समझिए और इसके बाद यहाँ ब्लॉक्स में जो आपको कुछ कोटेशंस बताए गए हैं इनको भी समझिए। जैसे कि भारत और सोवियत संघ के बीच में जो मित्रता की संधि थी उसमें क्या क्या ऐसी बातें थी जो इसमें होनी थी। शीत युद्ध के दौरान भारत और सोवियत संघ के संबंध में बहुत गहरे संबंध दिखाए थे और आलोचकों को यह कहने का अवसर भी मिला था कि भारत सोवियत खेमे का हिस्सा था। इस दौरान भारत और सोवियत संघ के बहुत संबंध जो थे बहुत आयामी थे। आर्थिक, राजनीतिक और सैन्य और संस्कृति ये संबंध इसमें बताए गए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं विद्यार्थियों कि 1971 में पाकिस्तान से युद्ध के दौरान भी मदद ली थी। सोवियत संघ ने भारत के संघर्ष के गाढ़े दिनों में, मतलब संकट के दिनों में भारत ने सोवियत संघ से 1971 में सहायता ली थी, तभी उनकी मैत्री संधि भी हुई थी। सैन्य साजो सामान, संस्कृति, ये सभी चीजें जो हैं सोवियत संघ ने भारत को समय समय पर उपलब्ध कराई। इसके बाद इसके अंतर्गत हम इसमें एक मैप भी हमने इसमें देखा था जिसके अंतर्गत बताया गया था कि यह मानचित्र इस मानचित्र की कई सीमाएं एवं पद नाम संयुक्त राष्ट्र द्वारा आधिकारिक रूप से अनुमोदित या स्वीकृत नहीं है। इसमें ये बताया गया है अलग अलग राज्यों के नाम, जो कि देखें आप, इसमें बेलारूस है, सर्बिया है, यूक्रेन, मोल्दोवा, रोमानिया, तुर्की, रूसी संघ गणराज्य कजाकिस्तान, इन सब के बारे में। पूर्वी मध्य यूरोप और स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल का चित्र बताया गया है कि राष्ट्रकुल में कौन कौन से राष्ट्र इसमें शामिल थे। पूर्वी मध्य यूरोप और स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल इसमें शामिल किए गए हैं। इसके बाद इससे पहले एक और चार्ट आया था जिसमें आपको ये बताया गया था कि सोवियत संघ के विघटन का घटना चक्र क्या है। इसमें 1985 से, जैसे कि हमने पिछले अध्याय में भी हमने पढ़ा था कि 1985 में जब मिखाइल गोर्बाचोव ने सत्ता में जब आए थे तब उन्होंने अपनी कम्युनिस्ट पार्टी के साथ ही पूरी व्यवस्था में सुधार करने का प्रयास किया था। फिर 1988 में लिथुआनिया में आजादी के लिए आंदोलन शुरू हो गया। एस्टोनिया और लिथुआनिया में भी इसी तरह से आंदोलन फैल गया। अक्टूबर 1989 में सोवियत संघ की घोषणा की और वार्सा समझौते के सदस्य अपना भविष्य तय करने के लिए स्वतंत्र है और नवंबर में बर्लिन की दीवार गिरा दी गई। फरवरी 1990 में गोर्बाचोव ने
सोवियत संसद ड्यूमा के चुनाव के लिए बहुदलीय राजनीति की शुरुआत की और सोवियत सत्ता पर कम्युनिस्ट पार्टी का 72 वर्ष पुराना एकाधिकार समाप्त हो गया। जून 1990 में रूसी संसद ने सोवियत संघ से अपनी स्वतंत्रता घोषित की। मार्च 1990 में लिथुआनिया स्वतंत्रता की घोषणा करने वाला पहला सोवियत गणराज्य बना। 1991 जून में येल्सिन का कम्युनिस्ट पार्टी से इस्तीफा और रूस के राष्ट्रपति बन गए। अगस्त 1991 में कम्युनिस्ट पार्टी के गर्मपंथियों ने गोर्बाचोव के खिलाफ एक असफल तख्तापलट कर दिया और सितंबर 1991 में एस्टोनिया, लिथुआनिया, लिथुआनिया तीनों बाल्टिक गणराज्य संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य बन गए। मार्च 2004 में उत्तर अटलांटिक संधि संगठन में भी शामिल हो गई। दिसंबर 1991 में रूस, बेलारूस, यूक्रेन, 1992 में 1922 की सोवियत संघ के निर्माण से संबंध संधि को समाप्त करने का फैसला किया और स्वतंत्र राष्ट्रों का राष्ट्रकुल बनाया गया। आर्मेनिया, अजरबैजान, मोल्दोवा, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान भी राष्ट्रकुल में शामिल हो गए। जॉर्जिया 1993 में राष्ट्रकुल सदस्य बना और संयुक्त राष्ट्र संघ में सोवियत संघ की सीट रूस को मिली। 25 दिसंबर 1991 को गोर्बाचोव ने सोवियत संघ के राष्ट्रपति के पद से इस्तीफा दे दिया और सोवियत संघ पूरी तरह से उसका अंत हो गया। और यहाँ आप सोवियत संघ के जो उस समय नेता थे जिन्होंने पूरी व्यवस्था को सुधारने का प्रयास किया था, मिखाइल गोर्बाचोव। इनका जन्म 1931 में हुआ। सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति थे और 1985 से 1991 तक इनका कार्यकाल रहा। और आप इसमें ये देखें कि इन्होंने सुधार के लिए 2 नीतियां बनाई थी, पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्त। पेरेस्ट्रोइका का मतलब था पुनर्संरचना और ग्लासनोस्त का मतलब था खुलापन। मतलब वो अपनी पूरी प्रशासनिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था में पुनर्संरचना करना चाहते थे और आर्थिक व्यवस्था में खुलेपन के लिए वह प्रयासरत थे, जिसमें उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ भी सहयोग की बात की थी। उस समय संयुक्त राज्य अमेरिका ने सहयोग से वह पीछे हट गया था। राजनीतिक सुधार शुरू किए, अमेरिका के साथ हथियारों की होड़ पर रोक लगाई और अफगानिस्तान और पूर्वी यूरोप में सोवियत सेना वापस बुलाई गई और जर्मनी के एकीकरण में सहायक सिद्ध हुए और शीत युद्ध समाप्त किया और सोवियत संघ के विघटन का आरोप लगाया। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार से इसमें पूरा घटना चक्र जो है आपको बिंदुवार तरीके से इसमें बताया गया है। तो यह घटना चक्र आपको स्मरण में रखना होगा, याद रखना होगा। इसमें से आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बहुत सारे बनते हैं। तो शॉक थेरेपी आपको समझ में आया, विघटन की परिणतियां क्या थी ये आपको समझ में आया। तो प्रिय विद्यार्थियों, अगर किसी प्रकार का आपको डाउट है या कोई चीज आपको नहीं समझ में आई है, कोई शब्द का अर्थ आपको समझ में नहीं आया है या कोई कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आया है, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना डाउट लिख सकते हैं और मैं उसका जवाब दूंगी आपको। और इन प्रश्नों को जो नीचे अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं, आप इनको नोटबुक में लिखने का प्रयास कीजिए। और किसी भी प्रकार का आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन दबाइए, जिससे कि नई नई वीडियोस जो हैं आपको समय समय पर मिलते रहेंगे। अब अगले अध्याय के लिए हम आपके साथ नए वीडियो में हम मिलेंगे, जिसमें यह बताया गया है कि किस प्रकार से समकालीन विश्व में अमेरिका का वर्चस्व स्थापित हुआ। सोवियत संघ के विघटन के बाद अमेरिका जो है पूरे विश्व में एक ध्रुवीय शक्ति के रूप में उभरा और किन किन क्षेत्रों में उसने अपने वर्चस्व को स्थापित किया। तो अगले वीडियो तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।